हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइनिंग गुरुकुल। अपनी जनरल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट बन चुके हैं, थर्ड पार्ट आज बन रहा है। अपन देखेंगे थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा वो जाके पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें, फिर थर्ड पार्ट को फॉलो करें। इसमें मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है। जेएसएससी माइनिंग इंस्पेक्टर की जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो सीरीज के साथ बिल्कुल लगे रहें, बरकरार रहें और बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। विच टाइप ऑफ कंटूर मेथड इज मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड इन इंजीनियरिंग सर्वे। कंटूर के बारे में अपना क्वेश्चन आ चुका है पिछले पार्ट्स में। छोटा सा बता देता हूं कि कंटूर क्या होता है। सेम लेवल के पॉइंट्स को जोड़ने वाली क्या होती है, रेखा होती है। उसको क्या, लाइन को क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन। कंटूर लाइन किसी भी एरिया को ये बताती है कि वो एरिया कैसा है, अंडुलेटिंग है, स्टीप है, माइल्ड है, कैसा है ना, उस एरिया फ्लैट है कैसा है, तो ये कंटूर बताता है। कंटूर मेथड के लिए अपन ऑप्शंस देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड, लेमैन मेथड, बॉट डायरेक्ट, एंड इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ओनली। तो पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ कंटूर मेथड मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड इन इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में डायरेक्ट सर्वे, लेमैन सर्वे, बॉट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सर्वे यूज नहीं करते। अपन क्या कौन सा मेथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करते हैं। चलिए सीरीज के क्वेश्चंस में एमसीक्यू फॉलो करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। विच टाइप ऑफ ड्राइवेज इज सेम एज सिंकिंग ऑफ सॉफ्ट ऑन स्मॉल स्केल। ड्राइवेज प्रकार की सॉफ्ट की सिंकिंग के समान होता है। इसका बोल रहा है रेज, विंज, सेंटर स्टैक मेथड, टनल। रेज विंज के बारे में जान रहे हैं सभी दोस्त कि नहीं जान रहे हैं। विंज क्या होता है, ये मेटल माइनिंग से रिलेटेड ऑप्शंस है। तो क्या बोल रहा है कि जो कार्य नीचे में होता है इसको क्या बोलते हैं, विंज, और जहां ऊपर से क्या होता है इसको क्या बोलते हैं, रेज। क्या बोलते हैं, रेज। सेंटर स्टैक मेथड होता है और टनल में। टनल के बारे में अपन पिछले पार्ट्स में बात कर चुके हैं। जिन्होंने जियोलॉजी वाला पार्ट्स नहीं देखा वो जियोलॉजी वाला पार्ट्स जाके देख लेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि टनल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बात हुई है। जियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, तो उसको भी जरूर देखें। तो बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ ड्राइवेज इज सेम एज सिंकिंग ऑफ शाफ्ट ऑन स्मॉल स्केल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, विंज ड्राइवेज। कौन सा, विंज ड्राइवेज। चलिए 53 नंबर में आ जाते हैं। 53 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन पावर सपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पेपरों में देखने को मिला है। तो इसको आप जान लेंगे, फर्स्ट जनरेशन पावर सपोर्ट में हम क्या यूज करते थे मेन। तो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फ्रेम है, सील्ड है, चौक फील्ड है, चौक है। जो भी दोस्त अभी सब जान रहे होंगे कि चौक क्या होता है, कॉक क्या होता है। इसके स्लीपर्स रख दिए जाते हैं और नीचे स्टील के अपन पिलर बना देते हैं ना, तो इसके ऊपर अपन चौक रख देते हैं, यहाँ पास रूफ को अब क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा पावर सपोर्ट यूज किया जाता था, फ्रेम सपोर्ट। कौन सा, फ्रेम सपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन का सपोर्ट। 54 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व। साधारण वृत्तीय वर्ग को सेट करने के लिए कौन सी विधि रेखीय विधि नहीं है। क्या बोल रहा है, रेखीय विधि नहीं है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। रैंकिन मेथड के बारे में अपन फर्स्ट पार्ट में बात किए थे कि रैंकिन मेथड, टू थोडोलाइट मेथड, जैकलिन मेथड, ये सब मेथड क्या होते हैं। ऑप्शन 2 में है रेडियल ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, रैंकिन मेथड। कौन सा, रैंकिन मेथड। क्या, कौन सी रेखीय विधि नहीं है, साधारण वृत्तीय वक्र को सेट करने के लिए कौन सी विधि, रेखीय विधि नहीं है, रैंकिन मेथड। अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको कमेंट पे जरूर करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप बोलेंगे तो मैं उसी टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना के दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अभी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ब्रीफ डिस्क्राइब के लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल इफ सीम थिकनेस इज मोर देन 8 मीटर रेगुलर। डिप कितना बोल रहा है, डिप कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री से क्या है, लोअर देन 60 डिग्री है। डिप क्या है, लोअर है। रूफ एंड फ्लोर इज स्ट्रॉन्ग। क्या बोल रहा है, रूफ और फ्लोर क्या, स्ट्रॉन्ग। कोल इज नॉट लाइबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। कोल इज नॉट लाइबल,
इज स्पॉन्टेनियस हीटिंग विथ इजली केपेबल रूफ। तो अब क्वेश्चन को आप अच्छे समझ लो, क्या बोल रहा है 8 मीटर से अधिक है, उसकी क्या C1 मोटाई क्या है 8 मीटर से अधिक, डीप 60 डिग्री से कम है ना। छत और फर्श क्या है, मतलब उसके रूफ और फ्लोर क्या है हार्ड है। कोयला आसानी से केवल छत के स्वतः तपन के लिए उत्तरदायी नहीं, निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रांसवर्स स्लाइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी दोस्त जो भी CMR पढ़े होंगे, कोल माइनिंग के होंगे, उन्होंने बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड एंड पिलर लॉन्ग बॉल मेथड पढ़ा ही होगा। बोर्ड एंड पिलर में अपन स्लाइस के बारे में पढ़ते हैं, तो स्लाइसिंग के जो ऑर्डर होते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो क्वेश्चन ये वाला जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और स्लाइस स्प्लिट के बारे में जानते ही हैं, सभी दोस्त जानते हैं। चलिए MCQ पे आ जाते हैं। ट्रांसवर्स स्लाइसिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्लाइन असेंडिंग स्लाइसिंग, डायगोनल स्लाइसिंग, हॉरिजेंटल स्लाइसिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना इंक्लाइन असेंडिंग स्लाइसिंग। कब, जब उत्तरदायी नहीं होती, और क्या है अपना डिप क्या है 60 डिग्री से कम है। चलिए आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड टू वर्क आउट द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट फ्रॉम द स्टाफ रीडिंग टेकन इन द फील्ड। जो फील्ड में हम क्या करते हैं, फील्ड में हम जो हमारा स्टाफ रीडिंग का लट्ठे द्वारा मापन, स्टाफ बोलते हैं इसको लट्ठे को, प्राप्त विभिन्न बिंदुओं के कम स्तर को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सी विधि यूज करती है। जब हम स्टाफ के द्वारा रीडिंग लेते हैं तो उसके मापन को जब ठीक करने के लिए, उसके स्तर को कम करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शंस है रिकॉग्नाइज रैंकिंग सिस्टम, बेंचमार्किंग, राइज एंड फॉल मेथड। सभी दोस्तों ने राइज एंड फॉल मेथड के बारे में सुना ही होगा। तो क्या हो जाता है राइज एंड फॉल मेथड, दो मेथड होते हैं, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है और एक राइज एंड फॉल मेथड होता है। राइज एंड फॉल में क्या होता है, जितना राइज होता है जितना फॉल होता है, तो इसको हम इसके हिसाब से पूरा सर्वे करते हैं। चलिए अपन टाइम नहीं वेस्ट करते, 57 नंबर पे आ जाते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which one of the following thick seam method can be suitable applied for a deposit of any shape। क्या बोल रहा है which one of the following thick seam। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए रिपीट करवाता हूं कि आप आगे आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन आपको क्या कहना क्या चाहता है। बोल रहा है which of the following thick seam method can be suitable applied for a deposit of any shape containing both hard and weak coal, self igniting and emitting fire dam where stability of wall rock is no importance। किसी भी आकार के स्वतः जलित होने वाले तथा फायर डैम उत्सर्जित होने वाले कठोर एवं दुर्बल कोयले के जमाव के लिए जहां वॉल रॉक के स्थायित्व का कोई महत्व नहीं है, निम्न में से एक मोटी सीम विधि का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर आप छोटा सा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए कि ऑप्शंस अपने क्या है, इंक्लाइन स्लाइसिंग है, सेकेंड नंबर है सब लेवल केबिंग है, थर्ड है ब्लास्टिंग कैलरी है, फोर्थ है हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग मेथड है ना। तो अपना ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोटी सीम विधि है ना, और क्या बोल रहा है थिक सीम। थिक सीम में अपन क्या करते हैं, थिक सीम मेथड मतलब क्वेश्चन को देखिए कहना क्या चाहता है, बहुत हार्ड एंड वीक कोल दोनों है इसमें, तो सबसे ज्यादा क्या होगा अपना हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग। देखिए अभी ये मैंने जस्ट एक अपर क्वेश्चन में इसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंक्लाइन असेंडिंग स्लाइसिंग कहाँ यूज करेंगे और हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग मेथड कहाँ यूज करेंगे। क्वेश्चंस को अच्छे समझ लीजिए, जहां डाउट्स आते हैं आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक फुल मतलब एक्सप्लेन करने वाला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही है आप बताइए। समय की कमी होने के कारण अपन MCQ को ही फॉलो कर रहे हैं। चलिए, इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इंक्रीज्ड इन मटेरियल देन इट रिजल्ट इन तो क्या बोल रहा है कि पदार्थ में कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप होता है क्या होता है, इंक्रीज हार्डनेस बढ़ती है, साउंडनेस बढ़ती है, डक्टिबिलिटी बढ़ती है, हार्डनेस में कमी आती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर अपना, किसी भी कोयले में अगर कार्बन की वृद्धि, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसको फुल फॉलो करना है आप लोगों को, पूरा देखना है।
ये क्वेश्चन क्या करता है, साउंडनेस में क्या वृद्धि लाता है, डक्टिबिलिटी में कि कठोरता में कमी। कठोरता में क्या होता है, किसी भी चीज में अगर कार्बन कंटेंट, जैसे आयरन होता है, आयरन में अगर कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा तो क्या होता है, वो ज्यादा मजबूत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइक्लोन बैग फिल्टर एंड स्क्रबर कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन बोल रहा है कि आपका कौन से पॉल्यूशन को रोकने के लिए अपन ये साइक्लोन बैग फिल्टर और स्क्रबर यूज करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है एयर पॉल्यूशन, दूसरा बोल रहा है नॉइस पॉल्यूशन, थर्ड बोल रहा है वाटर पॉल्यूशन, फोर्थ बोल रहा है सॉइल पॉल्यूशन। तो नाम से ही देखिए साइक्लोन बैग फिल्टर और स्क्रबर, ये मशीनरी में, जो माइंस की मशीनरी यूज होती है उनमें मशीनरी में हमारे क्या लगा होता है साइक्लोन बैग फिल्टर और स्क्रबर, डस्ट को हटाने के लिए। तो डस्ट किससे रिलेटेड है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में, डस्ट हमारे किससे रिलेटेड है, एयर से। तो हमारे क्या हो जाएगा, कौन से पॉल्यूशन को रोकने के लिए है, वायु पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन 60 नंबर। इन ब्राजीलियन टेस्ट द रेट ऑफ लोडिंग इज, क्या बोल रहा है कि ब्राजीलियन टेस्ट में रेट ऑफ लोडिंग क्या होती है। देखिए ये क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है छोटे गेट के क्वेश्चंस में, 1 नंबर में देता है माइनिंग सरदार और ओवरमैन के क्वेश्चंस में आपको आने वाले समय में एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं कि आपको आने वाले टाइम में मिलने ही वाला है। और जो दोस्त माइनिंग ऑफिसर, माइनिंग जियोलॉजी के क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें ब्राजीलियन टेस्ट का क्वेश्चन पूछता है। इसके ऑप्शन देख लीजिए, 300 न्यूटन, 400 न्यूटन, 200 न्यूटन, 550 न्यूटन। इस सब पर सेकंड की यूनिट होती है, ब्राजीलियन टेस्ट होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन पर सेकेंड। चलिए अपन नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। 61, सभी दोस्त जो पढ़े होंगे पुराना, ये आज भी पूछा जा सकता है ना, SSR। ये मत सोचिएगा कि अभी ये अब नहीं पूछेगा कि नहीं करेगा, पूछेगा आपसे, अभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या क्या होता है ना। बोल रहा है कि सफारी सपोर्ट ऑफ रूफ, सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल, सॉलिड सपोर्ट रेटिंग, स्टील सपोर्ट रिकवर। तो एसएसआर के जो पुराने मतलब जो सीएमआर पढ़ा हुआ होगा उनने, उनको पता होगा कि एसआर का एक रेगुलेशन है, अब उसको क्या कर दिया, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में कर दिया है। एसएसआर क्या होता है, किसी भी माइंस में जब हम सपोर्ट रूल बनाते हैं कि माइंस की हार्डनेस क्या है, उसकी रॉक की हार्डनेस क्या है, उसको कितने सपोर्ट की आवश्यकता होती है, किस सीरीज में हम लगाएंगे, कितने पैटर्न में रहेगा, वो कितने मीटर की डिस्टेंस में हम यूज करेंगे, तो क्या लगाते हैं, सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल बनाते हैं। सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल की हम कॉपी सब अपने सुपरवाइजरों और वर्करों को भी अवेलेबल कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, और उनको बताते हैं कि हमको सपोर्ट कैसे लगाना है। एसएसआर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एसएसआर से आपके क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, स्टाटा कंट्रोल का जरूर रेगुलेशन अच्छे से पढ़ ले। चलिए नंबर 62 नंबर पे आ जाते हैं। द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ LOX इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आ जाते हैं। अभी मैं आपको बताना इसमें चाहता हूं कि ये एसएसआर क्या होता है, मतलब ये सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल होता है, लेकिन यही अगर ओपन कास्ट में होता, किसमें होता, ओपन कास्ट में होता, तो क्या बोलते हैं इसको, स्लोप स्टेबिलिटी रडार। स्लोप स्टेबिलिटी रडार क्या होता, आज की जितनी हैवी मतलब मेगा प्रोजेक्ट होते हैं उसमें स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगाया जाता है। वो क्या करता है, किसी भी ओबी डैम की जो मेजर करता है, यहाँ पास लगा देते हैं कि भैया इसका स्लोप कितना गिर रहा है। अगर इसके ढलान में जैसे ओबी बेंच गिरने वाली होगी तो आपको ये बता देगा कि स्लोप की स्टेबिलिटी कितनी है, उसका रडार सिस्टम लगाया जाता है। मैक्सिमम माइंस में यूज किया जा रहा है। इसके क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं स्लोप स्टेबिलिटी रडार के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने बताया आपको। चलिए 62 में आ जाते हैं। 62 में बोल रहा था LOX क्या है। LOX क्या है, ये 2003 के बाद ये बंद कर दिया गया था LOX का यूज। पहले माइंसों में यूज होता था, फिर उसके बाद क्या कि इसका यूज थोड़ा सा एंटी नेशनल एक्टिविटी में यूज होने लगा, इसलिए LOX का यूज अब बंद कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रक्टिव मतलब एक्सप्लोसिव था, इससे काफी नुकसान भी हो जाता था। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, लिक्विड के रूप में जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे ज्यादा डेंजर होता है। तो आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, लिथियम ऑक्सीजन, लिथियम ऑफ एक्सप्लोसिव, लिक्विड ऑफ एक्सप्लोसिव, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव।
तो LOX क्या हो जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। चलिए नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं 63 में। द एडवांटेज ऑफ आरसीसी देखिए सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी को ऐड है इसमें, है ना, इसीलिए ऐड है कि आप जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जो दोस्त पूछते रहते हैं उनके लिए भी बीच बीच में माइनिंग के भी आपके सिलेबस में, ऐसा नहीं कि माइनिंग के सिलेबस में आपको सिविल देखने को नहीं मिलेगी। कॉलेज में जब हम पढ़ाई करते हैं तब भी, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, चाहे अपन एमटेक करें, कुछ भी करें, अगर हम पीएचडी भी करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं माइनिंग के साथ, माइनिंग क्या है, सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, जो भी फील्ड में काम करता है, जो भी माइंस में है उसको इलेक्ट्रिकल भी देखना है, मैकेनिकल भी जानना है और सिविल के बारे में भी जानना है, अपने रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में भी जानना है। चलिए अपन आरसीसी के बारे में जानते हैं कि एडवांटेज क्या बोल रहा है, आरसीसी के लाभ क्या होते हैं। मिक्सिंग, कास्टिंग एंड क्यूरिंग, श्रिंकेज, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई कॉस्ट। इसका क्या हो जाएगा कि मिक्सिंग, कास्टिंग एंड क्यूरिंग मतलब मिश्रण, प्रवर्धक, निर्धारक और संसाधन तैयार करना, संकुचन, उच्च संपीड़ित मजबूती, उच्च लागत। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उच्च संपीड़ित मजबूती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरसीसी की, जो भी सिविल इंजीनियरिंग के में क्वेश्चन पूछा जाता है। आरसीसी एक अलग ही सब्जेक्ट है, उसके लिए चलिए अपन टॉपिक्स पे अपने एमसीक्यू पे फोकस करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख भी लीजिएगा आप, जनरल इंजीनियरिंग में आपसे पूछा जा सकता है अभी जेएसएससी के एग्जाम में। 64 क्वेश्चन में आ जाते हैं। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद डेप्थ इज कॉल्ड एज, क्या बोल रहा है, गहराई के साथ तापमान में वृद्धि। देखिए जब हम, ये हमारी मान लीजिए क्रस्ट है, तो जब हम डाउन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इतने में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है हमारा, रेज होता है, क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यही हम हाइट में जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर हमारा डाउन होता है। जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इसका एक बोलते हैं कि 165। मैं इसलिए बता रहा हूँ, एमसीक्यू को ही बताना है, लेकिन मैं थोड़ी जो हो सकते हैं जल्दी जल्दी बता सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको ध्यान रखें। 165 मीटर पे जाने पे क्या होता है, यहाँ पास डाउन होता है। लेकिन अर्थ, ये क्या है, अपनी अर्थ क्रस्ट है, क्या है, अर्थ क्रस्ट। तो इसमें क्या है, बोल रहा है कि 38 मीटर में, इसमें क्या है, 38 मीटर में पर डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। एटमॉस्फेयर में 165 मीटर ऊपर जाने पे अपना टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। चलिए अपन ऑप्शंस में आ जाते हैं। जियोथर्मल ग्रेडियंट, एंडोथर्मिक ग्रेडियंट, एक्सोथर्मिक ग्रेडियंट, स्केल। तो तापमान की वृद्धि क्या होती है, गहराई के साथ तापमान की वृद्धि को क्या बोलते हैं अपन, जियोथर्मल ग्रेडियंट। 65 नंबर में आ जाते हैं अपन कि द रेट ऑफ मीथेन एमिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ, मीथेन उत्सर्जन की दर को निम्न के प्रकार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मीथेन, मीथेन इमिशन, मीथेन कहाँ पाई जाएगी आपकी, कोल में। कोल में क्यों पाई जाती है ये, कि जब कोयला बनता है तो इसकी क्या हो, जब कोयला बना तो कोल के साथ जो गैसेस है, मतलब जो भी अपने प्लांट से बनी है, अपन कैसे ड्रिफ्ट इंस्टीट्यूट थ्योरी पढ़ते हैं, कौन सी थ्योरी में बना, फिर हमारा ड्रिफ्ट से बना। तो जब कोयला बीच बीच में बन रहा था तो उनके बीच क्या होती है, टेम्परेचर के कारण गैसेस भी बनती है ना, इसीलिए कोयले में क्या गैस बन जाती है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। तो मीथेन उत्सर्जन की दर, चलिए अपन ऑप्शंस में आ जाते हैं। कोल परमेबिलिटी, डेप्थ, विथ ऑफ वर्किंग, मेथड ऑफ वर्किंग। तो इसका क्या हो जाएगा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी आप डेप्थ में जाओ, जितनी आप डेप्थ में जाओगे उतनी ही आपको गैस मिलेगी, उतना ही अच्छा कोयला मिलेगा, उतना ही टाइमिंग का, अगर जितना टाइमिंग होगा, जितना गहरा कोयला होगा, जितना प्रेशर का होगा कोयला, उतना अच्छा होगा। तो इसमें बोल रहा है कोल परमेबिलिटी, कोल में परमेबिलिटी होगी तो क्या गैस मिलेगी, नहीं मिलेगी। कार्य विथ ऑफ वर्किंग, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कोयला के हम लोग चौड़ाई में करेंगे तो उससे अपन को मीथेन उत्सर्जन की दर कोई नहीं मिलेगी। मेथड ऑफ वर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 66 में। 66 क्वेश्चन बोल रहा है कि द एक्सकेवेशन मेड नियर द शाफ्ट ऑफ स्टोर द ब्रोकन मटेरियल इज नोन एज, शाफ्ट के निकट टूटे पदार्थों को रखने के लिए बनाया गया कौन सा गड्ढा क्या कहलाता है। शाफ्ट के निकट, मैंने एक वीडियो में बताया है, जियोलॉजी की वीडियो में भी बताया है, आप सभी दोस्त जो भी नहीं देखे हैं जाके अभी भी देख लो, है ना, फिर तैयारी करो। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं बिल्कुल आप मेरे को कमेंट करो, मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आपको फुल सपोर्ट कर सकूं, पूरी मदद कर सकूं। जो दोस्त नए हैं, माइनिंग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ने की सोच रहे हैं, वो भी अपने डाउट्स बताएं,
उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं बिल्कुल सॉल्व करने की प्रयास करूँगा। तो बोल रहा है कि सॉफ्ट के निकट टूटे पदार्थों को रखने के लिए बनाया गड्ढा क्या कहलाता है? स्लाइस, डोम, ऑरबिन, क्रीप। तो इसको क्या बोलते हैं? स्लाइस नहीं होता, डोम नहीं होता, क्रीप नहीं होता, लेकिन ऑरबिन। ये मेटल माइंस में जब भी पढ़ते हैं ऑरबिन होता है। ऑरबिन क्या होता है? जहां पास और क्या करते हैं अपन? रखने के लिए, मतलब क्या बनाया जाता है? रखते हैं यहाँ पास, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑरबिन। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का है। इसमें एस्टिमेशन और टेंडरिंग जब अपन करते हैं तब वो क्वेश्चन लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ऐड किया है इसमें। द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हुज टेंडर आर नॉट एक्सेप्टेड। जिन ठेकेदार के टेंडर स्वीकार नहीं किए जाते उनके द्वारा जमा धरोहर धनराशि। किसी भी हम जब कोई भी टेंडर होता है तो क्या टेंडर में हम क्या करते हैं? उसकी जो डिपॉजिट प्रिकॉशन मनी होती है, मतलब कॉशन मनी उसको बोलते हैं, कॉशन मनी जमा करते हैं। तो कॉशन मनी मान लो किसी ठेकेदार, अब 10 ठेकेदारों ने जमा किया, एक ठेकेदार को मिला, लेकिन जो बाकी बचे के 9 ठेकेदार थे उनकी जो कॉशन मनी होती क्या होती? क्या विल नॉट बी रिफंडेड, वापस नहीं की जाएगी। विल बी रिटेन फॉर द नेक्स्ट टेंडर, अगले टेंडर के लिए रोकी जाएगी। विल बी रिफंडेड फुली, विल बी रिफंडेड विद डिडक्शन ऑफ पार्शियल अमाउंट, कुछ अमाउंट काट के वापस की जाएगी। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? विल बी रिफंडेड फुली, पूरी की पूरी है उनकी, क्या है उनकी जो भी क्वेश्चन मनी जमा थी उनको पूरी रिटर्न कर दी जाएगी। 68 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द एंड रिप्रेजेंटिव द रिलेटिव हाइट्स आर एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल प्लेन इज नोन एज। क्वेश्चंस को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स हो रहे हो आप मेरे को जरूर बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया था इस बारे में कि रिलेटिव हाइट्स की जो होती हैं और जो एलिवेशन होती है तो उसमें हम कौन सी लाइन से शो करते हैं। अभी इस वीडियो में बताया और पिछले वीडियो में भी बताया। जिन्होंने अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा वो जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें। चलिए बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर समतल में पृथ्वी की सतह पर विभिन्न बिंदुओं के सापेक्ष ऊंचाई या उन्नयन को निर्धारित करने और प्रदर्शित करने की कला को के रूप में जानी जाती है। तो उसको क्या जाना जाता है? अपन क्या बोलते हैं इसको? लेवलिंग बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं, सर्वेइंग बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेवलिंग। जहां पास देखिए सेम एलिवेशन, एलिवेशन एंडुलेटिंग है ना, तो मान लीजिए ये लेवल कहाँ है, लेवल जो ये सेम लेवल चल रहा है ना, जो फिर ये लेवल अलग है, तो क्या होता है ये सेम एलिवेशन जो होता है, तो क्या पता करने के लिए उनको ऊंचाई में है, ढलान में है, इसके लिए हम क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 69 में। 69 का क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ना। द स्टेटमेंट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ नोड इज जीरो इज गिवन बाय। किसी नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन भी इसीलिए शामिल है इसमें कि आप लोग माइनिंग के साथ साथ जनरल इंजीनियरिंग की भी तैयारी करो। आने वाले टाइम में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। किरचॉफ करंट लॉ ने दिया था, किरचॉफ ने वोल्टेज लॉ में दिया था, थर्ड ओम्स लॉ में दिया था, फोर्थ फ्लेमिंग रूल ने दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा बीजगणितीय योग शून्य के किसने दिया था? किरचॉफ ने जब अपने करंट लॉ दिया था तो उसने बताया था कि किसी नोड पर जो हमारी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं वो 70 नंबर में। द फर्स्ट आयरन विच कम्स आउट फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस देखिए, ब्लास्ट भट्टी अभी मैं छोटी सी बात बताता हूँ जो क्या होता है कि फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी अपना आयरन बनता है, क्या आयरन बनता है तो कैसा होता है? मैक्सिमम केसेस में ब्लास्ट फर्नेस में बनता है ना। तो ब्लास्ट भट्टी में जो लोहा सबसे पहले बाहर आता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या ऑप्शंस देखिए, पिग आयरन है, ब्रॉड आयरन है, स्टील है, कास्ट आयरन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिग आयरन। सबसे पहले कौन सा आयरन बनता है? पिग आयरन बनता है। देखिए ब्लास्ट फर्नेस में लास्ट में हमारा क्या बनेगा? स्टील बनेगा। क्या बनेगा? स्टील बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। चलिए इसके बारे में एमसीक्यू फॉलो करते हैं अपन। 71 क्वेश्चन में आ जाइए। द टिम्बर प्रॉप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लोड एक्ट। टिम्बर प्रॉप, ये प्रॉप सपोर्ट है, टिम्बर का यूज अभी भी किया जाता है, माइंस में किया जाता है। ये
अच्छे माने जाते हैं किसी भी सूचना देने के लिए, इसीलिए इनको इंडिकेटर प्रॉप के रूप में भी यूज करते हैं, मैक्सिमम केसेस में आज भी यूज किए जाते हैं। चलिए बोल रहा है कि लकड़ी की बनी टेक सबसे मजबूत होती है जब उस पर पड़ने वाला भार निम्नानुसार कार्य करता है। क्या करता है? निम्नानुसार भार कार्य करता है। बोल रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स विथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, पैरेलल टू इट लेंथ, पैरेलल टू इट विथ। ऑप्शंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे क्वेश्चन अभी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे होंगे, इसीलिए क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके लिए लाया हूँ। चलिए इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू इट विथ, क्या जो हमारी रूफ है और उसमें हमारा जो प्रॉप लगा है तो कैसा है? अगर वो विथ के अलोंग है, कितना विथ, विथ क्या होती है? चौड़ाई, चौड़ाई के परपेंडिकुलर में है तो वो सब परपेंडिकुलर में है तो क्या करेगा? सबसे ज्यादा लोड एक्ट करेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द इंटरवल बिटवीन द बोल्ट इंस्टॉल्ड एंड द मोमेंट टू कैरी लोड कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। देखिए आप रूफ बोल्ट के बारे में सबने पढ़ा होगा कि यहाँ क्या होता है? नट होता है, यहाँ अपनी नट होता है, ये बेरिंग प्लेट होती है ना, ये थ्रेड्स होते हैं। सभी दोस्त ने पढ़ा होगा रूफ बोल्ट के बारे में, इसकी हाइट क्या होती है, ये हेक्सागोनल होता है ना नट्स। चलिए बोलता है कि सीमेंट ग्राउट मतलब सबसे ज्यादा कौन से, सबसे ज्यादा टाइमिंग कम कौन से लेते हैं? हम जब सीमेंट कैप्सूल बनाते हैं और फिर रूफ बोल्ट को करते हैं तो इसमें क्या होता है? 30 मिनट्स, 2 आवर्स, 24 आवर्स ऐसे लेते हैं। लेकिन जब हमारा सबसे ज्यादा टाइम इंटरवल कम करना होगा तो क्या करते हैं? सीमेंट, वुडन, ग्राउट, पॉलीथीन, सिट्रीन। तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं? सिट्रीन। सिट्रीन के जो कैप्सूल यूज करते हैं तो इनका टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए 73 क्वेश्चंस में आ जाते हैं अपने। अपन एमसीक्यू फॉलो कर रहे हैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द साइक्लिक प्रोसेस इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन के बारे में आपसे पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये सबसे पहले क्या वर्क करता है? बोल रहा है कंप्रेशन, सक्शन, पावर, एग्जॉस्ट। ऑप्शन देखिए, कंप्रेशन, सेकेंड ऑप्शन है कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, सक्शन, पावर। थर्ड में है सक्शन, पावर, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट। फोर्थ में है सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो सबसे पहले क्या करता है? किसी भी चीज को क्या करता है? चूसड़ मतलब क्या करता है? सक्शन करता है, फिर उसको पावर में बदलता है, सक्शन करके पावर, फिर उसको कंप्रेस करता है, फिर उसको क्या करता है? एग्जॉस्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पूछता ही पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ a fault is such that the end of the broken strata overlap and the seam is duplicated along the line of the fault. Identify its type. देखिए फॉल्ट के बारे में अपनी जियोलॉजी के भी एमसीक्यू में बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसमें उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समय की कमी है अपने पास, अपना जेएसएससी का एग्जाम की डेट आ चुकी है, इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लो आप, है ना। अपनी स्क्रीन में सेव कर लो, अगर लिख सकते हो तो क्वेश्चन को लिख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यही हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बोल रहा है कि एक त्रुटि का विशिष्ट लक्षण इस प्रकार है कि टूटे हुए तल के सिरे आच्छादित करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सीवन की त्रुटि की रेखा पर प्रतिलिपि बनाई गई। त्रुटि का प्रकार क्या होगा? ड्रिफ्ट, क्रॉस कट, रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिवर्स फॉल्ट। कैसी त्रुटि उसमें शो करेगा? विपरीत त्रुटि शो करेगा। अपनी सीरीज का इस पार्ट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन के बारे में अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। द टाइप ऑफ इंडेंटर यूज्ड इन विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग मेथड। देखिए हार्डनेस के टेस्टिंग के भी मेथड है ना, कि विकर में हम लेके कैसे कैसे करते हैं। तो बोल रहा है कि विकर की कठोरता परीक्षण विधि में इंडेंटर का वह प्रकार जिसके उपयोग विकर की कठोरता परीक्षण विधि में होता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, डायमंड स्फीयर है, डायमंड पिरामिड है, थर्ड नंबर डायमंड कोन है और बॉल इंडेंटर। तो क्या हो जाएगा इसका? डायमंड स्फीयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्डनेस की मोह स्केल ऑफ हार्डनेस के बारे में पढ़ लीजिए, और हार्डनेस जो अपन टेस्ट करते हैं वो मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ फिर से। क्वेश्चन स्क्रीन को रोक के
अच्छे से क्वेश्चन को रिपीट करिए। क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो मेरे को कमेंट करिए, उनमें बताइए, मैं अलग से वीडियो बना के आपको पूरी मदद करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए, है ना। और अपनी सीरीज में बने रहिए, लगातार बने रहिए और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक जरूर करिए। थैंक यू। इस बने रहिए इसी चैनल के साथ, माइनिंग गुरुकुल। थैंक यू सो मच।